तो आज की इस वीडियो में हम नॉमिनल कवर और इफेक्टिव कवर या नॉमिनल कवर को हम क्लियर कवर भी कहते हैं, तो इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आखिरकार होता क्या है, आईएएस कोर्स के क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल कवर क्या होता है ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो नॉमिनल कवर क्या होता है, आपको मैं अगर फिगर से समझाना चाहूँ तो ये आपके सामने एक मैंने बीम प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये बीम पे आप फोकस करोगे, तो बीम का ये क्या है, ये जो आउटर आप देख रहे हो, मैं पेन से हाईलाइट कर देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये पोर्शन जो है, ये आउटर पोर्शन है, ये कंक्रीट का है। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये कंक्रीट है, इसमें पूरे में कंक्रीट है। ओके, ठीक है। एंड नाउ ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये स्टिरअप का, ये स्टिरअप है। ठीक है, तो स्टिरअप का आउटर पोर्शन से लेके, सिरप के आउटर पोर्शन से लेके कंक्रीट आउटर फेस तक कंक्रीट के, उससे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल कवर कहते हैं। नॉमिनल कवर का जो दूसरा मतलब, एक मतलब कि कहते हैं इसको अलग वर्ड में क्लियर कवर भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो फ्रॉम आउटर फेस टू स्टिरअप। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया स्टिरअप के मतलब कि आउटर फेस तो आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये आउटर फेस है, ये कंक्रीट का आउटर फेस है, ये कंक्रीट का आउटर फेस है। ठीक है, और ये स्टिरअप है। तो ये जो डिस्टेंस होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसे हम नॉमिनल कवर कहते हैं। ठीक है, अब नॉमिनल कवर आखिरकार हमें प्रोवाइड क्यों करने की जरूरत है, क्या क्यों क्यों हमें प्रोवाइड करना चाहिए स्ट्रक्चर में। तो इसके कुछ सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है कि ये हम स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको हमें रेजिस्टेंस टू कोरोजन बनाना होता है। कोरोजन मतलब जंग लगना। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कवर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्टील हमारा डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के, और जिसके कारण इसमें रस्टिंग हो सकती है। और अगर ये रस्टिंग होगी तो रस्टिंग के कारण ये कंक्रीट फिर धीरे धीरे हटने लगेंगे, क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम स्ट्रक्चर में कवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये नॉमिनल कवर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नॉमिनल कवर आखिरकार कॉलम में क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम में हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम फायर रेजिस्टेंस, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई, तो क्या होगा, अगर मान लो अगर आपने कॉलम में कवर प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉलम जो है जल्दी से उसके जो स्टील रॉड्स हैं वो गर्म हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। और अगर पिघलने लगा लोहा तो क्या होगा, मतलब कि रीबार जो है आपका सरिया जो है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर वो फेल हो गया, मतलब अगर पिघलेगा तो क्या होगा, लोड ले नहीं पाएगा। और लोड अगर नहीं ले पाएगा तो स्ट्रक्चर आपका फेल हो सकता है। और अगर आपके बिल्डिंग में एक दो कॉलम भी फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। तो इसलिए हम कॉलम में जो है स्पेशली जो हम यहाँ पे जो कवर प्रोवाइड करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है फायर रेजिस्टेंस। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे पूछा जाता है कि नॉमिनल कवर क्या होता है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। नॉमिनल कवर का ये एक काफी छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दिया। क्यों प्रोवाइड करते हैं वो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आईएएस कोड्स के अकॉर्डिंग, आईएएस कोड 456 हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट आईएएस कोड जो है आरसीसी के लिए, वो है 456। तो उसके अकॉर्डिंग वो ये बोलता है कि ये जो नॉमिनल कवर या जो क्लियर कवर है, ये हमारा एक्सपोजर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अभी एक्सपोजर कंडीशन क्या है, कितने कौन कौन से एक्सपोजर कंडीशन है, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। मैं आपको आईएएस कोड दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिलेगी। तो यहां पे अगर आप आईएएस कोड्स में पेज नंबर 59 पे जाओगे, कौन सा आईएएस कोड है, आईएएस 456। ये काफी इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है, हर सिविल इंजीनियर को ये कम से कम पढ़ना तो चाहिए ही। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दे रखा है, नॉमिनल कवर टू रिइंफोर्समेंट। पहले जो 26.4.1 में नॉमिनल कवर की डेफिनेशन बता रखी है, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रखा है, इट शैल नॉट बी लेस देन द डाया ऑफ द बार। मतलब क्या है कि नॉमिनल कवर कभी भी डाया से छोटा नहीं होना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब आप नीचे जाते हो 26.4.2 में,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब इसकी कहीं ना कहीं हम स्ट्रक्चर की लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे अगर पढ़ोगे आप मिनिमम वैल्यूज फॉर नॉमिनल कवर ऑफ normal weight aggregate concrete which should be provided to all enforcement including links depend on the कंडीशन ऑफ एक्सपोजर। जैसा मैंने बोला कि IS 456 कहता है कि जो भी कवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर में वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ एक्सपोजर डिस्क्राइब्ड इन 8.2.3। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हमारा एक्सपोजर कंडीशन पे हमारा कवर डिपेंड करता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। तो नीचे चलते हैं, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप जाओगे नीचे, ये रहा हमारा टेबल 16 और यहाँ पे दिया गया है 5 कंडीशंस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मिनिमम क्लियर कवर जो हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में, जैसे कि स्लैब में, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्लैब में 20 mm, इसे आप लिख लो, वो स्लाइड्स में प्रेजेंट नहीं है तो इसे आप लिख लेना अपनी कॉपी में। आप स्लैब 20 mm, बीम 25 mm, कॉलम में 40 mm का हम देते हैं और फाउंडेशन में हम 50 mm का मिनिमम कवर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम वहां पे पीसीसी दे रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट दे रहे हैं, वहां पे पीसीसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 50 mm देंगे। लेकिन अगर हम वहां पे पीसीसी नहीं दे रहे, डायरेक्टली फुटिंग को हम सॉइल पे, मिट्टी पे डाल दे रहे हैं, तो वहां पे हमें 75 mm का एटलीस्ट कवर प्रोवाइड करना चाहिए। ये कुछ कवर हैं जो जनरली हम प्रोवाइड स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब हमारा स्ट्रक्चर, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ना, ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं अभी, जितने भी स्लैब, बीम, कॉलम के लिए बारे में बताया, ये किसके अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से माइल्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे माइल्ड अगर आपका एक्सपोजर कंडीशन है तो जो नॉमिनल कंक्रीट कवर आपका 20 mm होना चाहिए। तो इसलिए स्लैब में अगर आप देखोगे हम 20 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, बीम में 25 mm, कॉलम में 40 mm। तो अगर माइल्ड कंडीशन है तो ये जो मैंने आपको अभी जो बताया है, ये जो जितने भी कवर मैंने आपको बताए अलग अलग स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के लिए, ये सेम रहेंगे। लेकिन अगर आप मॉडरेट की बात करोगे, ठीक है, मॉडरेट में मिनिमम कवर जो आपको प्रोवाइड करना है वो 30 mm है, ठीक है। अब मैं इसको आपको लेके चलता हूं एक स्लाइड पे और वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। तो वेट करें आप लोग। तो यस, तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो वेट, तो मैं आपको एक बार लिखना चाहता हूं जो मैंने अभी रिपीट किया था कि स्लैब अगर है हमारा तो मिनिमम कवर अगर माइल्ड कंडीशन में 20 mm, ठीक है। एंड अगर बीम की बात करी जाए तो मिनिमम कवर 25 mm। अगर हम यहां पे बात करें कॉलम की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 40 mm का हमें कवर प्रोवाइड करना है। अगर हम वहीं फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमें यहां पे 50 mm का मिनिमम कवर IS 456 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है माइल्ड कंडीशन है, क्या है ये, माइल्ड, ठीक है, क्या है ये, माइल्ड कंडीशन के लिए। लेकिन अगर मान लो यहां पे हमारा केस आ जाता है मॉडरेट, यस, चलो हम मॉडरेट के लिए एक बार डिस्कस करते हैं, फिर एक केस और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मॉडरेट केस के लिए अगर हम देखते हैं तो मॉडरेट अगर हम जाए IS बोर्ड के पेज पे जाएं और मॉडरेट कंडीशन के लिए मिनिमम कवर हमें कितना प्रोवाइड करना है, 30 mm। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो मॉडरेट के लिए मिनिमम कवर हमें 30 mm प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले ताकि थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा सा दिखे। तो यस, तो अब मॉडरेट के लिए 30 mm IS कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्लैब जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ना 20 mm का, अब यहाँ पे मॉडरेट में हम स्लैब में 20 mm नहीं प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 30 mm। ये काफी मेजर चेंज आया। अब यहां पे अगर आप बीम की बात करोगे तो बीम में 25 mm है, हम यहां पे भी प्रोवाइड नहीं करेंगे मॉडरेट कंडीशन में 25, हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे मॉडरेट कंडीशन में 30 mm। वहीं पे अगर आप कॉलम की बात करोगे तो कॉलम ऑलरेडी 40 mm है और 40 mm ग्रेटर है 30 mm से, तो हम यहाँ पे 40 mm ही प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर फाउंडेशन की बात अगर आप करोगे तो फाउंडेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 mm हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आपका कंडीशन चेंज हो जाता है, मान लो आपका स्ट्रक्चर सीवियर कंडीशन में चला जाता है और सीवियर कंडीशन में मिनिमम कवर 45 प्रोवाइड करना है, 45 mm प्रोवाइड करना है। तो ये कैसे होगा, तो अगर हम यहाँ पे मैं साइड में लिखना चाहता हूं फिर से ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो,
तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्लैक कलर अब, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी, अब हमने ले लिया सीवियर, ठीक है। तो सीवियर केस में मिनिमम कवर क्या देखा हमने, 45 mm देखा है इस कोड में। तो मिनिमम आप यहाँ पे 45 प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे ना ही आप 30 प्रोवाइड करोगे, ना ही आप 20 प्रोवाइड करोगे, क्योंकि 30 mm मॉडरेट में हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, और माइल्ड में 20 mm, ठीक है। अब सीवियर में आईएस कोड के अकॉर्डिंग 45 प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे मिनिमम 45 होना ही चाहिए, यहाँ पे भी मिनिमम 45 होना चाहिए, और यहाँ पे भी कॉलम में भी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम कवर सीवियर कंडीशन में 45 प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे फाउंडेशन में अगर हम देखें, यस ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, तो यहाँ पे आप 50 लिखना, और यहाँ पे आप फाउंडेशन में 50 mm ही रहने देंगे, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, अब आप समझ पा रहे होगे कि ये जो एक्सपोजर कंडीशन है ये कितना मतलब कि इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कवर के लिए, ठीक है। जैसे ही आपका एक्सपोजर कंडीशन चेंज होगा, आपका कवर भी उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आईएस कोड का पॉइंट है, जो कि एक इंजीनियर को पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियर को ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं, मैंने आपको ये क्लॉज समझाया, ठीक है। अभी हम क्लॉज नंबर कितने पे थे, ये रहा, हमने 26.4.2 समझा कि 26.4.2 क्या कहना चाहता है। अगला लाइन अगर हम अगला और पढ़ें तो हाउएवर फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार, लॉन्गिट्यूडनल मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कॉलम में जो लंबे लंबे बार आपने देखे होंगे, ठीक है, उसके चारों तरफ जो लगे रहते हैं उसे हम कहते हैं क्या, इसे किसे कहा जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार। तो इसे भी मैं अगर अब एक नया स्लाइड लेके डिस्कस करूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कॉलम तो आपने आसपास देखा ही होगा, ठीक है। आप नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लो, चेकआउट कर लो, आपको आराम से कॉलम्स दिख जाएंगे, आपके घर में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कॉलम में जनरली 4 बार्स होते हैं। तो ये मैंने, अगर आप देखोगे या मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ये देख सकते हो, ये स्टिरअप है, ठीक है। यहाँ पे हमने 135, यस 135 डिग्री का हुक प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये टॉप व्यू मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है मेरे हिसाब से, यस ये राइट है, ये फ्रंट व्यू है, एंड ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो ये 4 बार आपको दिखेंगे, मिनिमम 4 बार तो हम प्रोवाइड करते ही हैं किसी भी कॉलम में, आप इतने कम मिनिमम 4 बार है, इससे ज्यादा प्रोवाइड किया जा सकता है, वो डिजाइन पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर पे डिपेंड करता है, उसने कैसा डिजाइनिंग की है, क्या सेक्शन साइज लिया है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 4 बार तो हम प्रोवाइड करते ही। तो इनकी बात की जा रही है अभी, इन बार्स की, इन रिइंफोर्सिंग बार की, इन रीबार की बात की जा रही है अभी आईएस कोड्स में। तो चलते हैं क्या कह रहा है हमारा आईएस कोड, तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यस, however for a longitudinal reinforcing bars in a column, मेरे को आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा, नॉमिनल कवर शेल इन एनी केस नॉट लेस देन 40 mm, 40 mm से कम कवर नहीं होना चाहिए कॉलम में। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पहले लिख के दिखाया था ना आपको, आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो है मैंने आपको दिखाया था कि मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, 40 mm, वही चीज वहां पे आईएस कोड में बताई जा रही है, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, ओके। अब क्या है, और लेस देन द डायमीटर ऑफ सच बार, ठीक है, मतलब कि या तो मिनिमम 40 mm प्रोवाइड करो, ठीक है, या और लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार, ये इन दोनों में से जो भी है उनमें आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये चीज इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm, ठीक है। अगर किसी कॉलम का जो डायमेंशन है वो 200 mm है और अंडर है, उससे कम है, whose reinforcing bars do not exceed 12 mm, और जिसके डाया के जो बार हैं वो 12 mm से ज्यादा नहीं है, अ नॉमिनल कवर ऑफ 25 mm मे बी यूज। तो यहाँ पे आईएस कोड क्या कहना चाहता है, जनरली इतना फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन यस आईएस कोड क्या कहना चाहता है ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। आईएस कोड ये कहना चाहता है कि किसी भी कॉलम का अगर मिनिमम डायमेंशन 200 mm है या उससे कम है, और उसमें हम जो लंबे लंबे जो बार, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है उनका डाया हम 12 mm रख रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, तो हम 25 mm का कवर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, आईएस कोड। लेकिन आपको जो जनरली जो याद रखना है, कॉलम में 40 mm हम डालते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, ये कंडीशन चेंज हो सकती है एक्सपोजर कंडीशंस के साथ, ठीक है। तो यस चलते हैं, 1 सेकेंड, एक दो पॉइंट्स और रहते हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फुटिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करना है। यहाँ पे हमने इसकी भी बात कर ली कि
को हम कॉलम में क्यों प्रोवाइड करते हैं? कवर फायर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। फायर रेजिस्टेंस का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें और दे रखी हैं टेबल 16 के नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हम यहाँ पे अगर देखें फॉर मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट क्या है, ये क्या होता है, मेन रेनफोर्समेंट क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेन रेनफोर्समेंट की बात करी जाए तो इसका मतलब क्या है, तो चलते हैं मेन रेनफोर्समेंट एक बार समझते हैं। तो अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे अगर हम देखें ये टॉप व्यू मैं कॉलम का बना रहा हूँ। टॉप व्यू मतलब जब आप ऊपर से जाके देखोगे कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है स्टिरअप्स बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे या स्टिरअप बना दिया या आउटर फेस है रेनफो कंक्रीट का, और यहाँ पे हमने 4 बार प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये जो 4 बार आप लंबे लंबे जो बार देखते हो, लॉन्गिट्यूडनल बार देखते हो, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है, ये बार, इन बार्स को कहा जाता है मेन बार्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? मेन बार्स। और ये जो होते हैं ये मेन बार्स नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टिरअप्स, ठीक है। या कॉलम में इसे हम टाइस कहते हैं, ठीक है। टाइस ध्यान रखना है आपको, बीम में हम इसे स्टिरअप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेन बार और स्टिरअप किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर मेन रेनफोर्समेंट अप टू 12 mm डाया, जो भी मेन रेनफोर्समेंट, आपको समझ आ गया होगा कि मेन रेनफोर्समेंट क्या है, जिनकी भी डाया 12 mm तक है, ठीक है। फॉर माइल्ड एक्सपोजर, माइल्ड एक्सपोजर भी समझ आ गया होगा कि कौन से कंडीशन की बात कर रहे हैं। द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm। इस केस में जिसमें 12 mm तक डाया हम सरिया यूज कर रहे हैं, डायमीटर जो सरिये का है वो 12 mm है, तो वहां पे हम कवर को 5 mm से घटा सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, unless specified otherwise actual concrete cover shall not deviate from the required nominal cover by plus 0 में। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आप कवर्स देख रहे हो ना 20, 30, 45, 55, 75, या हमने स्लैब के लिए मिनिमम जो यहाँ पे डिसाइड किया कि इतना होना ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो वो आईएस कोड कह रहा है कि यहाँ पे जो है जो मिनिमम डेविएशन, ठीक है, इतने से कम कवर तो घटना ही नहीं चाहिए। मतलब जो अगर आप मान लो गलती से भी आप इससे कम प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हो आईएस कोड के अकॉर्डिंग, इससे आप ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 10 mm की। मतलब अगर स्लैब में 20 mm है और गलती से आप ज्यादा कवर प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम एट मैक्स आप 30 mm तक प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। उस पॉइंट का मतलब ये है, फिर से मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या बोल रहा है आईएस कोड। तो आईएस कोड बोल रहा है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर बाय प्लस 10 mm और 0 mm। मतलब माइनस में तो जाना ही नहीं चाहिए, और मैक्सिमम 10 mm ऊपर तक हम ले जा सकते हैं। आगे क्या है, फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर, एक्सपोजर कंडीशन सीवियर and very severe, reduction of 5 mm may be made where concrete grade is M35 and above। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी ग्रेड वगैरह आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप या तो किताब पढ़ो, ठीक है, या प्रीवियस वीडियोस मेरी आप जाके चेकआउट कर सकते हो सकता है उसमें आपको समझ आ जाए ग्रेड क्या है, ठीक है। तो M35 ग्रेड अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में या किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में आप M35 या उससे ज्यादा का ग्रेड यूज कर रहे हो, और वहां पे स्ट्रक्चर जो है आपका सीवियर या वेरी सीवियर कंडीशन में है, तो वहां पे आप 5 mm का रिडक्शन कर सकते हो IS 456 के अकॉर्डिंग। तो ये नॉमिनल कवर पे इतना डिटेल में दिया गया है IS 456 में, जो कि कहीं ना कहीं समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंजीनियर के लिए, और या जो एक स्टूडेंट है अभी जो बीटेक कर रहा है या डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं और क्या है। अब यहाँ पे हमने नॉमिनल कवर का ओवरऑल कहीं ना कहीं सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है, ठीक है, जो कि जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें हम जो डिजाइनिंग के टाइम इफेक्टिव कवर को काफी ज्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कवर को, इफेक्टिव डेप्थ को, इनको कहीं ना कहीं हम काफी ज्यादा कंसिडर करते हैं, और तभी आप प्रॉपर डिजाइन कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है इफेक्टिव कवर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, डेप्थ क्या है, तो आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इफेक्टिव कवर समझना अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगला इफेक्टिव कवर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है, फ्रॉम आउटर फेस ऑफ कंक्रीट टू सीजी ऑफ द मेन स्टील। चलो चलते हैं डायग्राम पे समझते हैं। तो यहां पे हमें समझ आएगा कि सीजी ऑफ मेन स्टील, सीजी मतलब सेंट्रॉइड, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा सीजी, सीजी कई बार सुना होगा 10th 11th 12th। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आउटर फेस है कंक्रीट का,
ओके, एंड सीजी ऑफ द मेन स्टील, ठीक है, तो ये सीजी हो गया हमारा मेन स्टील का। तो ये जो कवर होगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे इफेक्टिव कवर। ओके, इसे कहेंगे हम इफेक्टिव कवर, जिससे जनरली मेरे हिसाब से आई थिंक डी से नहीं डिनोट करते, इसका कोई साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे दिया है, इसे नहीं, इफेक्टिव कवर भी आप नोट करो, इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। ओके, तो ये इफेक्टिव कवर है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिख रखा है, एक होता है इफेक्टिव डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है? तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है ये भी जरा आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है? ऑलवेज टेकन फ्रॉम द कंप्रेशन फेज। हम इफेक्टिव डेप्थ को हमेशा कंप्रेशन फेज से लेते हैं। कंप्रेशन, अब आपने कंप्रेशन टेंशन क्या होता है, अगर आपको बेसिक पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको कोई क्लियर हो जाए, अगर क्लियर नहीं है तो ठीक है, और अगर आप जानते हो तो आप स्किप कर सकते हो, आगे वाला पोर्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कहाँ गया हमारा, 1 सेकेंड, तो यस, तो ये मान लो एक बीम है, ठीक है, ठीक है, ये एक बीम है, ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट लोड या चलो यूडीएल लगा दिया हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, मान लो 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, टॉप फेस जो बीम का क्या होगा, कंप्रेस होगा इस लोड के कारण, एंड बॉटम फेस क्या होगा, टेंशन में चला जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन फेस, द टॉप फेस इज कंप्रेशन फेस एंड द बॉटम फेस इज टेंशन फेज, खिंचाव, तनाव, कंप्रेस करना, दबाना, तनाव, टेंशन मतलब खींचना। जब एक सरिया आप रॉड ले रहे हो, उसको दोनों तरफ से जोर लगा के खींचोगे तो उसको टेंशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टील रॉड है एंड दिस, इसको हम इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये टेंशन फोर्स हुआ। जिसे टेंशन में दिक्कत हो, किसी को टेंशन नहीं समझ आ रहा इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दिया। और कंप्रेशन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रॉड है, ठीक है, स्टील रॉड है, सरिया है, इसको हम यहां से दबा रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कंप्रेशन। ये कंप्रेशन है एंड दिस इज द टेंशन, ठीक है। तो कंप्रेशन और टेंशन आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे जो है ना, ठीक है, तो अभी आपने देखा, क्या देखा यहाँ पे, कंप्रेशन फेज हमेशा, यस, ये चेंज हो सकता है कंप्रेशन नीचे आ जाए, अलग केस है उसके लिए, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मोस्टली कंप्रेशन ऊपर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हमेशा जो हम, अगर आप इसको पढ़ोगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑलवेज टेकन फ्रॉम द कंप्रेशन फेज। ऑलवेज इफेक्टिव डेप्थ हम कहां से लेंगे, कंप्रेशन फेज से लेंगे। अब कंप्रेशन फेज क्या है, बीम का टॉप पोर्शन। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन फेज क्या होता है, तो बीम का टॉप पोर्शन हमारा कंप्रेशन फेज है। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन फेज होगा वो क्या होगा, जरा समझते हैं, नहीं हमें यहाँ पे समझना है कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इसको लेंगे हम, ठीक है, एंड इसको ले जाके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, यस, ये जो है, इसे जो हम कहेंगे, इस पॉइंट को, ये जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे डी से डिनोट किया जाता है, एंड दिस डी इज इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं, जो कि कहीं ना कई बार ये मल्टीपल टाइम्स यूज होगा आपके डिजाइनिंग में, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपल टाइम डिजाइन में यूज होगा। और एक और चीज है जो कि मैं आपको लोगों को दिखा देना चाहता हूं, समझा देना चाहता हूं, जो कि कहीं ना कहीं कई बार यूज हो जाता है। तो यस, ये जो है, ये पूरा जो ऊपर से लेके, 1 सेकेंड, तो यहां से लेके और यहां तक, मतलब इसके आउटर तक, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और इसका मतलब होता है टोटल या ओवरऑल डेप्थ। क्या होता है इसका, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो कि आपको ध्यान रखना है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है एंड ओवरऑल डेप्थ क्या होता है। कई बार डिजाइनिंग में टोटल डेप्थ का, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ का कई बार यूज देखा जाता
है। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे कि इफेक्टिव डेप्थ आपको कैलकुलेट करना बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव कवर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे इफेक्टिव कवर मैंने मार्क किया ब्लैक लाइन से दोनों तरफ से, तो इफेक्टिव कवर मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया है। तो मैं कलर देखूं थोड़ा सा, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इफेक्टिव कवर मार्क किया, ये इफेक्टिव कवर है हमारा। इसको डिनोट कर कैसे, ऐड कैसे, मतलब निकालोगे कैसे, तो इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला होता है पहला यहाँ पे नॉमिनल कवर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आया तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो ये नॉमिनल कवर हमने ऐड किया, फिर प्लस इसका स्टीरअप का डाया कितना होगा, ये डाया ऑफ स्टीरअप डी। ठीक है, प्लस एंड प्लस फिर आएगा ये मेन रिइंफोर्समेंट का कितना, पूरा डाया आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जरा गौर से देखो, आधा डाया आ रहा है। ठीक है, तो प्लस 1/2 ऑफ मेन स्टील, एमएस लिख दे रहा हूं, मेन स्टील। अगर आप नोट्स बना रहे हो वीडियो देख के तो याद रखना मेन स्टील है ये। ठीक है, एमएस लिख दिया मैंने, तो ये होगा इफेक्टिव कवर का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस डाई ऑफ स्टीरअप प्लस हाफ डाई ऑफ मेन बार, जो कि बीम के लिए यूज किया जाता है। जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स के डिजाइन करें उसी समय देख लेंगे कि कैसे हमें इफेक्टिव कवर निकालना है। अभी हम बीम का ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बीम मोस्टली ऐसे ही निकालते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब इफेक्टिव डेप्थ पूछोगे कि भाई इफेक्टिव डेप्थ हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, टॉप से लेके बॉटम, सीजी ऑफ मेन स्टील ऑफ बॉटम, उसका डिस्टेंस हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, टोटल डेप्थ में से आप इफेक्टिव कवर माइनस कर दो। अब इफेक्टिव कवर भैया क्यों माइनस कर रहे हैं, ये चीज जरा देखते हैं। ये देखो आप, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सेंटर से मैंने ये डेप्थ लिया, तो ये इसके नीचे से अगर आप इस डिस्टेंस से लेके नीचे तक अगर आप जाते हो, यहाँ पे आप देखना, तो ये क्या होता है, ये तो इफेक्टिव कवर ही होता है, यस। और ये इफेक्टिव कवर डी है, और डी में से अगर आप इफेक्टिव, ये इफेक्टिव कवर है, ओवरऑल डेप्थ क्या है, डी है, कैपिटल डी। तो डी में से अगर आप इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हो तो ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा आपको, ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, डी, स्मॉल डी। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आरसीसी का बेसिक है, इसके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। आरसीसी में डिजाइनिंग होगी ही नहीं, स्टार्टिंग है, ये गलत किया तो पूरा क्वेश्चन काट देंगे आपके टीचर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करें, ठीक है, कोई भी दिक्कत आए मैं आप कमेंट करें, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था क्लियर कवर के अकॉर्डिंग, वो मैंने आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।